हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग की एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और एक बार आप लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट करके रख भी लिया है। आई नो अभी बहुत माहौल में टेंशन है और एकदम कुछ लोग सुपर एक्साइटेड हैं और कुछ लोग एकदम डिप्रेशन में भी आ गए होंगे। तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांति से अपना स्केड्यूलिंग करिए और देन उसके बाद अपने पढ़ाई का मूड बनाइए। चलिए, आज मैं आप लोगों के सामने कॉरपोरेट फंडिंग के जो अमेंडमेंट्स हमारे जून 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं हैं, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं, जो आप लोग पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है। कुछ कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है, राइट। तो जो जो हमारे लिए रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स जो है आपको अभी करेक्ट करने हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था, दैट इज व्हाट इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग, जिसमें हमने आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ी थी। तो उस रेगुलेशन में आपको सबसे पहले जो राइट इशू है, राइट इशू की रेगुलेशन नंबर 60 जो है रेफरेंस डेट की जो आप पढ़ते हैं, उस रेगुलेशन में आपको एक छोटा सा अमेंडमेंट करना है। पूरी रेगुलेशन सेम ही है, बस एक चीज चेंज करनी है। वहां पे जो एप्लीकेबिलिटी 10 करोड़ लिखी हुई थी उसको कट करके अपने नोट्स में क्या कर देना है, 50 करोड़ रुपीस कर देना है। दैट्स इट, छोटा सा अमेंडमेंट है। तो लिमिट अभी चेंज होकर के 10 करोड़ की जगह कितनी हो गई है, 50 करोड़ हो गई है। बाकी पूरा प्रोविजन एकदम डिटो सेम है, कोई परेशानी नहीं है। जो पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है रेगुलेशन नंबर 61, जिसमें एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक राइट इशू। रेगुलेशन नंबर 61 जो हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है, आई होप आपको प्रोविजन याद होगा। उसमें एक एक्सप्लेनेशन जो दे रखा था, उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है, देखो। रेस्ट्रिक्शन जो ए एंड बी अबव विल नॉट अप्लाई टू, क्या वर्ड यूज किए गए थे पहले, प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ द इशूअर, प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर। इसकी जगह पे क्या वर्ड यूज किया गया है, पर्सन्स और एंटिटीज मेंशन्ड देयरइन हु वर डिबार्ड इन द पास्ट बाय द बोर्ड। तो आपको याद होगा हम प्रोविजन पढ़ते थे कि जो भी इशूअर, उसके प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर आर डिबार्ड बाय सेबी। आई होप याद आ गया होगा आपको प्रोविजन। तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन दे रखा था कि अगर उनका डिपार्टमेंट ओवर हो गया है तो फिर उस केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो उसमें वर्डिंग थोड़े चेंज किए गए हैं। वहाँ पे पहले प्रमोटर और डायरेक्टर वर्ड ही यूज़ किया गया था, प्रमोटर और डायरेक्टर वर्ड ही यूज़ किया गया था। अब उसकी जगह पे पर्सन्स और एंटिटीज मेंशन्ड देयरइन। एब्सोल्युटली सही बात है, क्योंकि भैया इशूअर भी तो था। तो इशूअर जो था तो ऑफ कोर्स ही बात है, इशूअर इज एन एंटिटी। तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ प्रमोटर और डायरेक्टर वर्ड यूज करोगे तो इशूअर के बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को इन्होंने करेक्ट कर दिया है। अब जितने भी लोग वहाँ पे मेंशन थे, चाहे वो इशूअर हो, प्रमोटर हो, प्रमोटर ग्रुप हो, डायरेक्टर हो, वो सब के सब लोग यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में कवर हो गए हैं। तो अगर इन सब का डिपार्टमेंट ओवर हो चुका है तो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। तो बहुत ही लॉजिकल अमेंडमेंट है। नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट नंबर 3 है, दैट इज व्हाट, जनरल कंडीशंस के केस में इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड किया है। आपको याद होगा एक कंडीशन थी फर्म अरेंजमेंट। फर्म अरेंजमेंट वेरिफिएबल मींस के थ्रू आपको करना पड़ता है 75%। आई होप याद आ गया होगा। तो वहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट। मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में से माइनस करते हैं जितना आप इशू लेके आ रहे हो, इशू प्लस आपके जो भी रिसीवेबल्स है वो आप माइनस करते हैं, रिसीवेबल्स, और देन उसके बाद उसका आप 75% कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये जो 75% हम निकाल रहे हैं वेरिफिएबल मीन्स के थ्रू, उसमें जो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्ड यूज किया जा रहा है उसको एक्सप्लेन इन्होंने किया है कि इस प्रोजेक्ट कॉस्ट से हमारा मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से नहीं है। बात समझ में आ रही है, किसके है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही हमारा मतलब होगा। तो फाइनेंस फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शैल मीन फाइनेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके हैं उनको यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है
यही राइट इशू में ही हमारी एक और कंडीशन है, रेगुलेशन नंबर 78। आपको याद होगा अगर कि जो आपका मेंबर है उसके पास जो है एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाई है, तो एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाई है तो वो प्लेन पेपर पे भी एप्लीकेशन लगा सकता है। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि शेयर होल्डर हु हैव नॉट रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर्म मे मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग ऑन प्लेन पेपर अलॉन्ग विद द रिक्विजिट एप्लीकेशन मनी। ऑफ कोर्स ये प्रोविजन हमने पढ़ा था। इसके साथ एक प्रोविजो ऐड हो गया, प्रोवाइडेड करके एक प्रोविजो ऐड हो गया। बोले क्या ठीक है तुम प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लगा सकते हो, इट्स ओके, लेकिन ये थोड़ी ना कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर के प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लगा दोगे। तो व्हाट इट सेज कि दैट सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स shall accept such application form only if all details required for making the application as per these regulations are specified in the प्लेन पेपर एप्लीकेशन। तो जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आपने भर दी है। ये नहीं कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ प्लेन पेपर पे आपने एप्लीकेशन लगा दी है और फिर भी कंपनी एक्सेप्ट करेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। एप्लीकेशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो ये इस पे प्रोविजो ऐड हुआ है। चलिए नेक्स्ट है अमेंडमेंट जो हमारा एप्लीकेबल हो रहा है रेगुलेशन नंबर 90 के कंसर्न में, अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में जो ऐड हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी बात क्या ऐड हुई है कि इशूअर शैल नॉट मेक एनी अलॉटमेंट। देखिए आपको पता है हम राइट इशू में अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो ये कोई सा भी इशू हो हम क्या बात करते हैं कि जो भी अलॉटमेंट होगा वो जो आप इशू कर रहे हो उससे ज़्यादा ऑफकोर्स आप अलॉट नहीं कर सकते हो, है ना। तो शैल नॉट मेक एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड थ्रू द लेटर ऑफ ऑफर एक्सेप्ट, यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एज प्रोवाइडेड अंडर रेगुलेशन 74(1) and 2। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है 74(1) and 2, ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। इतनी सी बात ऐड करनी है। गॉट इट। चलिए अब हम ICDR का कंप्लीट हो गया हमारा अमेंडमेंट। बस इतने से राइट इशू के कंसर्न में ही अमेंडमेंट थे और कोई अमेंडमेंट नहीं थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट जो LODR में छोटे छोटे माइन्यूट से अमेंडमेंट है, ज़्यादा कुछ ऐसे भर भर के अमेंडमेंट है नहीं। तो यहाँ पे क्या अमेंडमेंट दिया गया है, देखो रेगुलेशन नंबर 42 में जो रिकॉर्ड डेट के कंसर्न में हमारा अमेंडमेंट था, रिकॉर्ड डेट एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक्स। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था वो क्या बोलता है कि द लिस्टेड एंटिटी शैल इंटीमेट द रिकॉर्ड डेट, ऐसा था। फिर उसके आगे क्या लाइन लिखी थी, टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर इट इज लिस्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, राइट। तो इस लाइन को आप डिलीट करेंगे अपने नोट्स में से। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, record date for the following events to all the stock exchanges where it is listed or where stock derivatives are available on the stock of the listed entity or where listed entity stock form part of an index on which derivatives are available। देखो ऊपर जो पहले प्रोविजन था उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे लिस्टिंग करा रखे उसकी बात की गई। लेकिन अब ये बोल रहा है कि यार सिर्फ जहाँ पे सिक्योरिटीज लिस्ट है उसी की क्यों बात करो, जहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का काम हो रहा है उसको भी इंक्लूड करो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि और वेयर स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल, स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन द स्टॉक ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और वेयर लिस्टेड एंटिटी स्टॉक फॉर्म पार्ट ऑफ एन इंडेक्स ऑन विच डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स के कंसर्न में जो ट्रेडिंग हो रही है जिन स्टॉक एक्सचेंज पे उनको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा जहाँ जहाँ पे आपके डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है उनको भी आपको इंटीमेट करना पड़ता है। अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन के बारे में, डिविडेंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये आपको पहले से पता ही है, बोनस, है ना, ये सारी बातें सेम है। अब कौन से पॉइंट में चेंज आ रहा है, ई में चेंज आ रहा है। ई में क्या चेंज आ रहा है, पहले पॉइंट था कि कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट्स और आगे रामायण, है ना, वो सारे रामायण हट गई। बोनस पहले जब ऊपर कवर्ड है दोबारा से नीचे क्यों कवर किया। वेयर स्टॉक डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल, जो स्टॉक डेरिवेटिव्स की बात ऊपर आ गई तो अब नीचे दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। तो इसीलिए ये जो लाइन है ये आपकी पूरी की पूरी एज इट इज डिलीट हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कॉर्पोरेट एक्शन लाइक मर्जर, डीमर्जर, स्प्लिट्स एटसेट्रा, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। उसके अलावा जितने भी आगे फर्दर लाइन से उसको आप डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे अब इससे क्या हुआ कि आप ये सारे इंटीमेशन, अब चाहे आप डिविडेंड लेके आओ, बोनस लेके आओ, कन्वर्जन करो, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन जाएंगे जहाँ पे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जहाँ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उन सबको। गॉट इट। तो ये हमारा अमेंडमेंट था रेगुलेशन नंबर 42 के कंसर्न में।
चलिए नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 54 असेट कवर के बारे में क्या बोलते हैं। फॉर एनसीडीज टू मेंटेन 100% असेट कवर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एट ऑल द टाइम, ये प्रोविजन पहले था, उसकी जगह पे इसको काट देंगे, क्या लिखेंगे, इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स लिस्टेड non-convertible debt securities, non-convertible debt securities, the listed entity shall maintain 100% asset cover या फिर asset cover as per the terms of the offer document या फिर information memorandum और debenture trust deed sufficient to discharge the principal amount at all द टाइम फॉर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशूड। पहले देखो सिंबल क्या बोला था, 100% असेट कवर टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट, बस इतनी सी बात बोली थी। लेकिन अब इन्होंने कुछ एडिशन करके बोला कि यार आपने जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है, अगर मान लीजिए आपने उसमें 150% असेट कवर की बात की है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 150% ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपने 200% कवरेज की बात की है कि भैया असेट जो होगी वो डेट्स की वैल्यू के 2 टाइम्स होगी, तो अगर ऐसी कोई बात आपने डाली है तो ऑफ कोर्स आपको वही फॉलो करना है। फिर आप 100% ओनली की बात कैसे करोगे? तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि भाई शैल मेंटेन 100% असेट कवर 100%, या फिर एडिशन आ गया क्या कि असेट कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम या डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से असेट कवर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला जो प्रोविजन था कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अवर्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस अनसिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी इशूड बाय द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज, तो इसको इन्होंने ओमिट कर दिया है। अब ये जो प्रोविजन है ये डिलीट हो गया है। तो असेट कवर में अब आपका जो प्रोविजन है वो ये आपको प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा और नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला जो पैराग्राफ था वो आपको डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये असेट कवर के कंसर्न में छोटा सा अमेंडमेंट आया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स एंड इंटीमेशन टू डिबेंचर ट्रस्टी, रेगुलेशन 56 में क्या अमेंडमेंट है। अब इंटीमेशन रिगार्डिंग एनी रिविजन इन रेटिंग, एनी डिफॉल्ट इन टाइमली पेमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहते थे। अब एडिशन क्या हो रहा है, all covenant of issue including side letters, accelerated payment clause etc. तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करना है। बाकी सारे पॉइंट्स जो थे सी पॉइंट में इंटीमेशन रिगार्डिंग क्या क्या जाएंगे, तो रिविजन रेटिंग रिविजन वगैरह आपको बताना पड़ता है, डिफॉल्ट वगैरह अगर हुआ है तो कुछ वो बताओगे आप, या फिर चार्ज आपने क्रिएट नहीं किया है वो सब बताओगे। उसके बाद आपको एक और पॉइंट ऐड करना है, ऑल कोविनेंट्स ऑफ द इशू, कोविनेंट से कंसर्न जो भी इशू के कंसर्न में जो प्रॉमिस किए गए हैं वो सारे कोविनेंट्स भी आपको बताने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग जो भी लेटर्स, एक्सीलरेटेड पेमेंट क्लॉज वगैरह जो भी कुछ है। तो जो भी यहाँ पे डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं उसके कंसर्न में कंपनी जो जो प्रॉमिस कर रही है वो सब बातें भी ट्रस्टी को बताना पड़ेगा। अब इसी रेगुलेशन में हम लोग का एक क्लॉज था, क्लॉज नंबर डी, जिसमें हाफ ईयरली सर्टिफिकेट्स वगैरह सेंड करने का प्रोविजन था। तो उसमें एक एक्सेप्शन दे रखा था, वो एक्सेप्शन में चेंज आ गया है। पहले वो एक्सेप्शन जो था वो बहुत सारे लोगों पे एप्लीकेबल था, अब ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट गारंटी के लिए एप्लीकेबल है। तो आपका प्रोविजन क्या था कि जो हाफ ईयरली सर्टिफिकेट्स है, मेंटेनेंस ऑफ 100% एसेट कवर या डिबेंचर जो भी इस तरह का है वो आपको हाफ ईयरली सर्टिफिकेट देना पड़ता था। तो क्या बोलता था कि प्रोवाइडेड द सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी जो थी वो और भी एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल थी, लेकिन अब इन्होंने एग्जाम्पशन को चेंज कर दिया, एक्सेप्शन को रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे कि वेयर बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, ओनली सिर्फ यही एक्सेप्शन है और इसके अलावा सारे एक्सेप्शंस को हटा दिया गया है। तो दिस इज व्हाट रेगुलेशन नंबर 56। तो 2 अमेंडमेंट इसमें हमें मिले। पहला अमेंडमेंट एक और पॉइंट ऐड हो गया है, पॉइंट नंबर 4 जो हमारा सी क्लॉज था उसके कंसर्न में, एंड डी क्लॉज में जो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड दे रखा था वो प्रोवाइडेड अभी चेंज हो गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इंडियन फंड बेस्ड कॉर्पोरेट फंड जो हमारे हैं। तो इस चैप्टर में जो डिबेंचर्स के कंसर्न में हमने बातें की थी उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, ये जो आपका रेगुलेशन था ये कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिए जा रहा था।
तो कंपनीज एक्ट 1956, मतलब इतने साल हो गए कंपनीज एक्ट को आए हुए, अभी भी पुराने एक्ट का ही यहाँ पे रेफरेंस था, तो उसमें मैक्सिमम जो अमेंडमेंट आए हैं इस रेगुलेशन में वो कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है। तो 1956 की जगह पे अब कौन सा एक्ट रिप्लेस करना है, यहाँ पे 2013 रिप्लेस करना है, तो मैक्सिमम अमेंडमेंट यहाँ पे यही दे रखा था, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। तो इस चैप्टर में जो हमारा पहला अमेंडमेंट है दैट इज ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में वो पुराने कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस चल रहा था, तो अभी उसको चेंज कर दिया है, कंपनीज एक्ट 2013 के रेफरेंस में डेफिनेशन डिफाइन की गई है। तो ऑफर या इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑफ कोर्स सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे पब्लिक ऑफर। ऑफ कोर्स प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि हम सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को अलॉटमेंट कर रहे हैं और पब्लिक इशू नहीं लेके आ रहे हैं। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन विच सेटिस्फाइज द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के रेफरेंस में बात की गई है, तो ये एक अमेंडमेंट आ गया। तो 1956 का जो प्रोविजन था वो हटा दिया गया है और अब उसके साथ 2013 का प्रोविजन आ गया। तो उसे क्या इम्पैक्ट हुआ, कंपनीज एक्ट 1956 में पहले 50 की लिमिट दे रखी थी, तो अब वो रेलेवेंट नहीं है। अब कौन सी लिमिट है, 200 की जो लिमिट है वो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में एप्लीकेबल होगी। चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है ट्रस्ट डीड जो है रेगुलेशन 15 उसके कंसर्न में एक अमेंडमेंट दे रखा है। तो क्या अमेंडमेंट यहाँ पे आया है, आप यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है उसको आप रिप्लेस करेंगे और जो लिखा हुआ है उसको हटा के ये वाला पॉइंट लिखेंगे आप। तो क्या लिखेंगे, every debenture trustee amongst other matters except the trust deed which shall contain the matters as specified under section 71 of Companies Act 2013 and form number SH12 of Companies Share Capital and Debenture Rule 2014, such trust deed shall consist of two parts, that is what, number 1 containing statutory या standard information pertaining to the debt issue and number 2 containing details specific to the particular debt issue। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है उसको पूरा रिप्लेस करके आपको ये वाला पॉइंट डालना है, जिसमें एक तो कंपनीज एक्ट जो 2013 के सेक्शन 71 अलॉन्ग विद SH जो 12 फॉर्म नंबर है उसके रेफरेंस की बात की गई है और साथ ही में इसके 2 पार्ट भी बताए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिडम्पशन एंड रोल ओवर। तो रिडम्पशन रोल ओवर का जो प्रोविजन हमने पढ़ा था वहाँ पे जो आपका पीरियड था वो 21 डेज पहले था, उसको आप डिलीट कर देंगे, उसको कट कर देंगे, उसकी जगह पे 15 डेज का जो पीरियड है वो एप्लीकेबल होगा। तो एन इशूअर डिजायरिंग ऑफ रोलिंग ओवर द डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय it shall do so only upon passing a special resolution of holders of such securities and give 21 की जगह पे 15 days notice of the proposed rollover to them। तो 21 डेज को कट करके 15 डेज आपको करना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है, अब ये नया प्रोविजन नया रेगुलेशन इंसर्ट हुआ है, रेगुलेशन 21B। दिस इज इन रिगार्ड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। पहले ये रेगुलेशन नहीं था, अभी ऐड हुआ है। तो व्हाट इट सेज, द इशूअर शैल गिव एन अंडरटेकिंग इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दैट assets on which charge is created are free from encumbrances, and in case where the assets are already charged to secure a debt, the permission या consent to create a second or pari passu charge on the asset of the issuer has been obtained from the earlier creditor। तो एकदम सिंपल क्लियर कट प्रोविजन इन्होंने क्या ऐड किया कि भैया जब तुम सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करते हो, है ना, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे असेट पे चार्ज क्रिएट करोगे। तो जिस असेट पे आपने चार्ज क्रिएट किया है, तो पहले तो ये बता दो कि भैया असेट पे कोई ऑलरेडी चार्ज नहीं है ना, फ्री ऑफ चार्ज है, इस असेट पे ऑलरेडी कोई लोन बोरिंग वगैरह नहीं ले रखा है, या तो ये बता दो, या ऑलरेडी अगर मान लो लोन है, मतलब ऐसा तो मना ही नहीं होता ना कि आप फर्दर चार्ज नहीं ले सकते, ऑफकोर्स आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने फर्दर चार्ज क्रिएट किया है तो आपने पहले वाले जो भी क्रेडिटर है उससे अप्रूवल ले ली है, तो कंसेंट टू क्रिएट सेकंड और पारी पासू चार्ज ऑन द सेट ऑफ द इशूअर हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्लियर क्रेडिटर। तो ये आपको उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए जहाँ जहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ है उन सबको रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 को आपको रेफर करना है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एडिशन हुआ है रेगुलेशन नंबर 26 के अंदर एक पॉइंट ऐड हुआ है, तो उस पॉइंट में जो आपके ऑब्लिगेशन ऑफ इशूअर, लीड मैनेजर, ये हम लोग पढ़ते हैं ऑब्लिगेशंस रेगुलेशन नंबर 26 के अंदर, तो उसमें बहुत सारे ऑब्लिगेशन दे रखी है, उसमें एक और ऑब्लिगेशन एड ऑन की गई है। वो क्या बोलता है, इशूअर शैल क्रिएट अ रिकवरी एक्सपेंस फंड। कौन सा फंड, रिकवरी एक्सपेंस फंड, in the manner as may be specified by the board from time to time and inform the debenture trustee about the same। रिकवरी एक्सपेंस फंड क्रिएट करना है यहाँ पे किसको, इशूअर को। तो ये एक और ऑब्लिगेशन जो है वो किसकी ऐड हो गई है, इशूअर के ऑब्लिगेशंस में वन मोर पॉइंट इज गोइंग टू बी एडेड। कौन सा फंड इनको बनाना पड़ेगा, रिकवरी एक्सपेंस का एक फंड बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है अदर बोरिंग टूल्स, उस में हमने डिपॉजिट्स और डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे, बोरिंग्स के अलग अलग मोड्स हमने देखे थे। तो यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट आपको क्या करना है कि जो डिपॉजिट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो उसमें से एक एक्सक्लूजन जो हमारा था वो ये था कि स्टार्टअप कंपनी है, 25 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट रिसीव कर रही है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू। किस में कन्वर्टेबल है, इक्विटी में कन्वर्टेबल है या फिर रीपेबल है विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, पहले कितने साल लिखा था, 5 साल लिखा था, 5 ईयर्स। तो वो 5 ईयर्स का जो टेन्योर है उसको कट कर देंगे आप और उसकी जगह पे कितना पीरियड आएगा, 10 साल का पीरियड आएगा। तो 5 ईयर्स में कन्वर्ट होना था पहले उनको, अब 5 की जगह कितने ईयर्स हो गए हैं, 10 ईयर्स हो गए हैं। आपने वैसे भी अभी रिसेंटली देखा होगा कि स्टार्टअप कंपनीज में जहाँ जहाँ पे पहले 5-5 साल के पीरियड हो रहे थे उनको सबको कंपनीज ग्रेजुअली 10-10 साल किए जा रही है ना, तो उनको एग्जाम्पशन बढ़ाया जा रहा है, उनको और मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ अच्छी बात है, तुम नया इनोवेशन लेके आ रहे हो, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो। वैसे भी मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, तो डेफिनेटली इन लोगों को प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। तो वो 5 साल का पीरियड जहाँ जहाँ पे अपेयर हो रहा था अब मैक्सिमम केसेस में उसको 10 साल किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी 5 साल को हटा करके कितना कर दिया है, 10 ईयर्स कर दिया गया है। दैट्स इट। तो हमारे बस इतने से ही अमेंडमेंट्स हैं, तो ज़्यादा कुछ भारी भरकम काम है नहीं, तो छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, इनको फटाफट से ग्रो थ्रू करके आप इनको अपने नोट्स में कवर कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे जो करेक्शन करना है उनको आज ही पूरा का पूरा चेंज कर लेना, ताकि एग्जाम टाइम पे वापस से गड़बड़ ना हो जाए, हम पुराना पढ़ लें। तो जैसे ही वीडियो देखो वैसे ही अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगे कि पढ़ाई करिए, पूरा स्केड्यूल सेटअप करिए, प्लानिंग करिए, एग्जीक्यूट करिए। ओके, बाय बाय एवरीवन।